जरा एक ऐसे इंसान की कल्पना कीजिए जो जो कैंसर के आखिरी स्टेज पर है। मतलब उसके पास जीने के लिए बहुत कम समय बचा है और उसका हर गुजरता दिन ना मौत के खौफ और एक बहुत ही गहरे डिप्रेशन से भरा है। बिल्कुल, बहुत ही डरावनी स्थिति होती है ये। हाँ, वो इस डर से पूरी तरह लकवाग्रस्त महसूस कर रहा है। अब सोचिए कि उस इंसान को एक ऐसे पदार्थ की सिर्फ एक सिंगल डोज दी जाती है जिसे कानून की नजरों में एक बहुत ही खतरनाक एक गैर कानूनी ड्रग माना जाता है। और कुछ ही घंटों के भीतर वो मौत का डर, वो जो भयंकर एंजाइटी थी, वो पूरी तरह से गायब हो जाती है। एकदम से। बिल्कुल, उस मरीज को जीवन का एक ऐसा अर्थ मिल जाता है जो उसने पहले कभी महसूस ही नहीं किया था। तो आज हम किसी आम पेन किलर या दर्द को सुन करने वाली दवा की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं साइकेडेलिक्स की। और देखिए, इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि जिन चीजों को दशकों तक समाज के लिए एक बड़ा खतरा मानकर बैन किया गया था ना, हाँ, दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और मेडिकल संस्थान उन्हें मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक चमत्कार की तरह देख रहे हैं। मतलब पूरा नजरिया ही बदल गया है। बिल्कुल बदल गया है। विज्ञान अब उस दिशा में मुड़ रहा है जहां हमारी जो पारंपरिक दवाएं थी वो एक तरह से हार मान चुकी थी। और यही आज की इस गहन चर्चा का केंद्र भी है। आज हमारे पास मशहूर लेखक और पत्रकार माइकल पोलन की वो बेहद चर्चित किताब है हाउ टू चेंज योर माइंड, और इसके साथ जुड़े हुए कई सारे शानदार रिसर्च पेपर्स का एक पूरा स्टैक है। हमारा मिशन आज यह समझना है कि मैजिक मशरूम और LSD जैसे साइकेडेलिक्स डिप्रेशन, लत और ट्रॉमा के इलाज में असल में कैसे काम कर रहे हैं। और हमें यह भी स्पष्ट करना होगा कि ये कोकीन या हेरोइन जैसी लत लगाने वाली जो खतरनाक ड्रग्स होती हैं उनसे बिल्कुल अलग कैसे हैं। ठीक है, चलिए इसे गहराई से समझते हैं। इससे पहले कि हम दिमाग के अंदर झांकें और इसके न्यूरोसाइंस को समझें, मुझे लगता है ये जानना जरूरी है कि हम इस वैज्ञानिक मोड़ तक पहुंचे कैसे। मतलब पश्चिमी दुनिया में इन साइकेडेलिक्स का प्रवेश आखिर हुआ कैसे। हाँ, तो इसकी जड़ें इतिहास में काफी गहरी हैं। अगर हम 1950s के दशक में जाएं, अच्छा, तो पश्चिमी दुनिया के कुछ यात्री मेक्सिको के बहुत ही दूर दराज इलाकों में गए। वहां उन्होंने मेज़टेक नाम के एक कबीले को देखा। मेज़टेक? हाँ, और ये कबीला सदियों से या शायद हजारों सालों से एक खास तरह के साइकेडेलिक मशरूम का इस्तेमाल कर रहा था। वाओ! और उनके लिए ये कोई नशे की चीज नहीं थी, बल्कि ये उनकी दवा और उनके धार्मिक आयोजनों का एक बहुत ही पवित्र हिस्सा था। तो पश्चिमी दुनिया के लिए ये पहला बड़ा एक्सपोजर था। और फिर वो ज्ञान सीधा लैबोरेटरी तक पहुंच गया है ना। मैंने पढ़ा है कि 1950 के दशक के अंत में स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक एल्बर्ट हॉफमैन ने अपनी लैब में मतलब कृत्रिम रूप से सिलोसाइबिन बना लिया था। बिल्कुल सही। और सिलोसाइबिन ही वो मुख्य केमिकल है ना जो इन मैजिक मशरूम्स में पाया जाता है और इंसान के दिमाग पर असर डालता है। हाँ, वही है। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने सिर्फ सिलोसाइबिन नहीं बनाया। एल्बर्ट हॉफमैन वही वैज्ञानिक थे जिन्होंने LSD की भी खोज की थी। अरे बाप रे! दोनों की। हाँ। और उस समय मेडिकल साइंस में ना एक जबरदस्त उत्साह था। मतलब वैज्ञानिकों को लगा कि उन्हें इंसान के दिमाग और चेतना को समझने की कोई मास्टर चाबी मिल गई है। हाँ। 1950 और 60 के दशक की शुरुआत में इन पर हजारों रिसर्च पेपर छपे, लेकिन फिर 1960 के दशक के मध्य में सांस्कृतिक और राजनीतिक माहौल पूरी तरह बदल गया। हाँ, 1960 का दशक, काउंटर कल्चर, वो हिप्पी मूवमेंट और बिना सोचे समझे इन दवाओं का अत्यधिक इस्तेमाल सिखाए गए ना। जस्ट से नो या यूजर्स आर लूजर्स, वो धारणा वहीं से आनी शुरू हुई। और फिर सरकार ने इसे समाज के लिए एक बड़ा खतरा मानते हुए अमेरिका में इन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। रातों रात सब बंद हो गया। पुलिस की धरपकड़ शुरू हो गई और एक आम धारणा बन गई कि ये सिर्फ दिमाग खराब करने वाली और इंसान को पागल कर देने वाली खतरनाक ड्रग्स हैं। और उस एक राजनीतिक फैसले ने वैज्ञानिक रिसर्च को लगभग 4 दशकों के लिए फ्रीज कर दिया। 4 दशक मतलब 40 साल का नुकसान। हाँ, जो चीज डिप्रेशन और शराब की लत छुड़ाने में कारगर साबित हो रही थी, उसे लैबोरेटरी के अंदर लाना भी एक अपराध बन गया। लेकिन विज्ञान हमेशा के लिए खामोश नहीं रहता। इस पूरी कहानी में बदलाव का एक अहम मोड़ साल 2006 में आया। अच्छा, 2006 में क्या हुआ? उस साल 2 बहुत बड़ी घटनाएं हुई। पहली, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसमें उन्होंने यूनियो दो वेजिटाइल या UDV नाम के एक समुदाय को धार्मिक कारणों से अयाहुस्का के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। वेट, 1 मिनट, अयाहुस्का? हाँ,
ये वही चीज है ना जिसे अमेरिकन के जंगलों में एक खास तरह की बेल और पत्तों को उबालकर चाय की तरह पीते हैं। मैंने सुना है कि इससे बहुत गहरे और स्ट्रॉन्ग हैलुसिनेशंस होते हैं। बिल्कुल वही चीज है। कोर्ट ने माना कि ये उनके सदियों पुराने धर्म का हिस्सा है और ये कोई आम ड्रग नहीं है जिसका सड़कों पर व्यापार होता है। मेक्सिको वाले कबीले की तरह ही। बिल्कुल। लेकिन 2006 की जो दूसरी घटना थी वो विज्ञान की दुनिया में एक भूकंप की तरह थी। अच्छा। हाँ, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के जाने माने न्यूरोसाइंटिस्ट रोलन ग्रिफिथ्स, उन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया। दशकों बाद किसी बड़े संस्थान ने स्वस्थ लोगों पर साइलोसाइबिन का क्लिनिकल ट्रायल किया था। वाओ, फाइनली। और ग्रिफिथ्स की स्टडी ने साफ शब्दों में कहा कि सही माहौल में साइकिडेलिक ड्रग्स मानसिक बीमारियों से लड़ने और इंसान के भीतर एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ पैदा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। और मुझे माइकल पॉलन की किताब से जो सबसे हैरान करने वाली बात पता चली वो ये थी कि स्टडी की तारीफ राष्ट्रपति बुश सीनियर के एंटी ड्रग रिसर्चर हर्बर्ट डी क्लेबर तक ने की थी। हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी उस वक्त। मतलब जरा सोचिए, जो इंसान जीवन भर सरकार की तरफ से ड्रग्स के खिलाफ नीतियां बनाता रहा हो, वो भी जॉन हॉपकिंस के इन नतीजों को देखकर हैरान था। मुझे तो ये पूरा विज्ञान एक औजार या टूल किट की तरह लगता है। कैसे? जैसे एक हथौड़े को ही ले लीजिए। आप एक हथौड़े का इस्तेमाल करके एक बहुत ही खूबसूरत और मजबूत घर बना सकते हैं, लेकिन उसी हथौड़े से आप किसी के घर की खिड़की का शीशा भी चकनाचूर कर सकते हैं। हथौड़ा अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसका इस्तेमाल कौन कर रहा है, किस इरादे से कर रहा है और कैसे कर रहा है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि यह हथौड़े वाली एनालॉजी इस विषय पर बिल्कुल सटीक बैठती है। हाँ ना? बिल्कुल। रोलैंड ग्रिफिथ्स की रिसर्च ने उस पुरानी धारणा को तोड़ दिया कि सभी ड्रग्स एक जैसी होती हैं। कोकेन, हेरोइन या मेथ जैसी चीजें दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को हैक कर लेती हैं। वो डोपामाइन रश जो होता है। हाँ, जिससे इंसान को एक भयंकर और जानलेवा लत लग जाती है। शरीर बार बार उसी केमिकल की मांग करता है। लेकिन साइलोसाइबिन या LSD जैसी पारंपरिक दवाएं ना, ये शारीरिक तौर पर लत नहीं लगाती। अच्छा, बिल्कुल नहीं। नहीं, कोई भी रोजाना मैजिक मशरूम नहीं खाना चाहता, क्योंकि इसका अनुभव मानसिक रूप से बहुत थका देने वाला और गहरा होता है। हम ये स्पष्ट कर दें कि हम यहाँ किसी चीज का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि विज्ञान जो कह रहा है वो बता रहे हैं। ये दवाएं अगर सही दिशा निर्देश मिली जाएं, तो वे इंसान को एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि देती हैं। सही दिशा निर्देश, मुझे लगता है हमें इस शब्द पर थोड़ा रुकना चाहिए। क्योंकि अगर ये दवाएं एक औजार हैं, तो इन्हें इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है? माइकल पॉलन ने अपनी किताब में जाने माने माइकोलॉजिस्ट पॉल स्टेमिट्स की एक बड़ी चेतावनी का जिक्र किया है। बहुत जरूरी चेतावनी है वो। हाँ, जिसे नजरअंदाज करना वाकई जानलेवा हो सकता है। बिल्कुल। पॉल स्टेमिट्स मशरूम विज्ञान के दुनिया के सबसे बड़े जानकारों में से एक हैं। उनकी चेतावनी बहुत स्पष्ट है कि जंगली मशरूम चुनना रूसी रूलेट खेलने जैसा हो सकता है। मतलब सीधा मौत से खेलना। हाँ, क्योंकि साइकेडेलिक मशरूम अक्सर जंगलों में उन जहरीले मशरूमों के ठीक बगल में उगते हैं जो देखने में बिल्कुल उनके जैसे लगते हैं, जिन्हें लुक अलाइक कहा जाता है। तो अगर कोई आम इंसान जंगल में जाए तो वो असली साइलोसाइबिन मशरूम और जानलेवा मशरूम के बीच फर्क कैसे करेगा? क्या इसकी कोई खास निशानी होती है? स्टेमिट्स बताते हैं कि साइलोसाइबिन वाले मशरूम में कुछ खास बायोलॉजिकल निशानियां होती हैं। अच्छा। जैसे उनके निचले हिस्से, जिन्हें गिल्स कहते हैं, उनमें पर्पल ब्लैक या गहरे भूरे रंग के स्पोर्स होते हैं। और सबसे बड़ी पहचान ये है कि जब आप उन मशरूमों को थोड़ा कुचलते हैं या तोड़ते हैं ना, हाँ, तो उस जगह पर एक नीली आभा या नीला रंग उभर कर आता है, जो साइलोसाइबिन के ऑक्सीडाइज होने का संकेत है। लेकिन स्टेमिट्स साफ कहते हैं कि ये काम सिर्फ विशेषज्ञों का है, खुद से नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। एक छोटी सी चूक या गलत पहचान इंसान के लिवर को पूरी तरह नष्ट कर सकती है और उसकी जान ले सकती है। अपने अनुभव की शिकायत करते हैं, ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि साइकेडेलिक्स लेते समय दवा से ज्यादा अहमियत इस बात की होती है कि आपका सेट और सेटिंग क्या है। सेट और सेटिंग? हाँ, सेट का मतलब है उस समय आपकी मानसिक स्थिति कैसी है, और सेटिंग का मतलब है आपके आसपास का माहौल कैसा है। ज्यादातर खराब अनुभव या बैड ट्रिप्स तब होते हैं जब कोई इसे एक पार्टी में, बहुत शोर शराबे में, शराब के नशे के बीच या अजनबियों की मौजूदगी में ले लेता है। तो दिमाग घबरा जाता है। बिल्कुल, ऐसे माहौल में दिमाग पैनिक मोड में चला जाता है।
इसे समझने के लिए मुझे लगता है माइकल पोलन के अपने अनुभव से बेहतर कोई उदाहरण नहीं हो सकता। हाँ, उनका अनुभव बहुत दिलचस्प है। जब पोलन ने अपनी रिसर्च के दौरान खुद LSD आजमाने का फैसला किया तो उन्होंने किसी पार्टी में जाने के बजाय फ्रिट्ज नाम के एक जर्मन गाइड की मदद ली। फ्रिट्ज ने पूरे 3 दिन का एक सुरक्षित शिविर आयोजित किया था। मतलब पहले दिन कोई दवा नहीं दी गई, सिर्फ सांसों की कसरत या जिसे होलोट्रोपिक ब्रीदिंग कहते हैं वो की गई ताकि शरीर और दिमाग शांत हो सके। सही तरीका यही है। हाँ, दूसरे दिन दवा दी गई और तीसरे दिन उस पूरे अनुभव को समझने के लिए उस पर विस्तार से चर्चा की गई। एक अनुभवी गाइड की भूमिका यही होती है। वो आपको कोई निर्देश नहीं देता, बस एक सुरक्षित माहौल बनाता है ताकि आप अपने ही अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर की यात्रा कर सकें। और पोलन का वो अनुभव बहुत ही शांत और व्यक्तिगत था। मतलब उन्होंने महसूस किया जैसे वे एक घोड़े पर सवार हैं। उन्हें कोई डरावनी चीजें नहीं दिखी, बल्कि उन्हें अपने पिता और बेटे के लिए एक ऐसा गहरा प्रेम अनुभव हुआ जो शब्दों से परे था। कोई हिंसक हरकत नहीं, कोई पागलपन नहीं। बिल्कुल। लेकिन उनकी असली खोज तब शुरू हुई जब उन्होंने ईस्ट कोस्ट में मैरी नाम की एक गाइड के साथ सिलोसाइबिन मशरूम आजमाने का फैसला किया। यहाँ ये बात वाकई बहुत रोचक हो जाती है। हाँ, क्योंकि मैरी के साथ उनका अनुभव फ्रिट्ज से काफी अलग स्तर का था। बिल्कुल अलग। और यहाँ ना मुझे थोड़ी शंका हो रही है। कैसी शंका? जब मैंने किताब में वो हिस्सा पढ़ा जहाँ माइकल पोलन मैरी के कमरे में जाते हैं, तो मुझे लगा कि क्या पोलन किसी पाखंड का शिकार तो नहीं हो रहे? हाँ, अच्छा। हाँ, जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो एक बेहद तर्कशील विज्ञान को मानने वाला जर्नलिस्ट है, वो एक ऐसे कमरे में बैठता है जहां बैंगनी रंग का कपड़ा बिछा है। हाँ, वो हिस्सा दिल के आकार का नीलम रखा है, एक बड़ा सा क्रिस्टल है और एक कौवे का पंख है। मैरी आत्माओं को पुकार रही हैं। मेरा मतलब है, एक वैज्ञानिक दिमाग वाला इंसान इस तरह के तंत्र मंत्र जैसे लगने वाले माहौल को कैसे मान सकता है? क्या ये सब वाकई विज्ञान है या सिर्फ एक अंधविश्वास? देखिए, शुरुआत में पोलन को भी ये सब बिल्कुल वैसा ही लगा था जैसा आपको लग रहा है, एक पाखंड या वुवु आध्यात्मिकता। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन आपको ये समझना होगा कि वो कौवे का पंख या वो क्रिस्टल वो अपने आप में कोई जादू नहीं कर रहे हैं। अच्छा। ये शुद्ध मनोविज्ञान है और उसी सेटिंग का हिस्सा है जिसके बारे में हमने बात की। जब कोई व्यक्ति साइलोसाइबिन जैसी दवा लेता है तो उसके दिमाग की सुरक्षा दीवारें गिर जाती हैं। वो इंसान एक बच्चे की तरह बेहद संवेदनशील हो जाता है। तो क्या वो सारा तामझाम सिर्फ दिमाग को शांत करने के लिए था? दरअसल वो एक सुरक्षित, शांत और आध्यात्मिक माहौल बनाने का तरीका है। मेरी का वो शांत रवैया और वे जो रहस्यमय चीजें थीं, वो पोलन के तर्कशील दिमाग को ये संकेत दे रही थीं कि यहाँ नियंत्रण छोड़ने में कोई खतरा नहीं है। मेक सेंस। अगर वो एक क्लिनिकल सफेद अस्पताल का कमरा होता ना, तो शायद पोलन का दिमाग पैनिक कर जाता। मैरी के उस सुरक्षित माहौल ने पोलन के मन से डर को निकाल दिया, जिससे दवा अपना पूरा काम कर पाई और उन्हें, जिसे हम ईगो डेथ कहते हैं या अहंकार के पूरी तरह खत्म होने का अनुभव मिल पाया। और वो अनुभव वाकई बहुत विचित्र और सजीव था। पोलन ने बताया कि जब दवा का असर तेज हुआ और वे वॉशरूम गए तो उन्हें हर तरफ एक चमकदार रोशनी दिखाई दे रही थी। यहाँ तक कि उन्हें लगा जैसे यूरिनेट करते वक्त हीरे निकल रहे हों। हाँ, ये बहुत ही कॉमन हैलुसिनेशन है। और बाहर आने पर उन्हें मैरी के चेहरे में मेक्सिको की उस पुरानी हीलर मारिया सबीना का चेहरा नजर आने लगा। पोलन लिखते हैं कि उनका खुद का ईगो, उनका जो मैं था, पूरी तरह से बिखरकर हवा में मिल गया था। वे खुद को आसपास की हर चीज का हिस्सा महसूस कर रहे थे। और यही ईगो डेथ का अनुभव साइकेडेलिक थेरेपी का सबसे अहम पड़ाव माना जाता है। लेकिन यहाँ ना मेरा एक और सवाल है। पूछिए। ये जो आवाजें दिखाई देना, ईगो का हवा में उड़ जाना, हीरे जैसी चमक देखना, तो इस सब का असल में क्या मतलब है? क्या ये सच में कोई आध्यात्मिक चमत्कार है या फिर हमारे दिमाग के अंदर तारों की कोई उलझन सुलझ रही है? विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही ठोस न्यूरोलॉजिकल कारण है। इंपीरियल कॉलेज लंदन के न्यूरोसाइंटिस्ट रॉबिन कारहार्ट हैरिस और उनकी टीम ने इस पर एक लैंडमार्क स्टडी की है। उन्होंने मैग्नेटोएन्सेफेलोग्राफी नाम की एक तकनीक का इस्तेमाल किया। ये नाम तो बहुत भारी है। असल में ये मशीन करती क्या है? ये एक बहुत ही आधुनिक और विशाल स्कैनर होता है जो हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स की गतिविधि से पैदा होने वाले चुंबकीय क्षेत्रों या मैग्नेटिक फील्ड्स को मापता है। अच्छा, तो ब्रेन वेव्स नापता है। हाँ, इससे वैज्ञानिक दिमाग का एक रियल टाइम सजीव नक्शा बना सकते हैं और देख सकते हैं कि किस हिस्से में कितनी ऊर्जा जा रही है। उन्होंने ये देखा कि साइलोसाइबिन लेने के बाद
असल में दिमाग के अंदर फिजिकली क्या बदलाव होते हैं। तो उन्हें उस स्कैनर में क्या दिखाई दिया? उन्होंने पाया कि हमारे दिमाग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेटवर्क होता है जिसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या DMN कहते हैं। DMN, ओके। आप इसे हमारे दिमाग का बॉस या ईगो का केंद्र समझ सकते हैं। ये DMN तय करता है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं, क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। सामान्य अवस्था में हमारे दिमाग के अलग अलग हिस्से, जैसे देखने वाला हिस्सा या सुनने वाला। बिल्कुल, जैसे विजुअल कॉर्टेक्स सुनने वाला हिस्सा या यादों को सहेजने वाला हिस्सा, ये सब स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। वे सीधे एक दूसरे से बात नहीं करते। सब कुछ इस DMN या बॉस के जरिए होकर गुजरता है। तो अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझूं, मान लीजिए हमारा दिमाग एक बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस है जहां अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। एक IT डिपार्टमेंट है, एक सेल्स है, एक HR है। ये सब अपने अपने केबिन में बंद है। ये आपस में कभी सीधे बात नहीं करते, बल्कि हर फाइल और हर फैसला कंपनी के कड़क CEO के पास जाता है। बहुत बेहतरीन एनालॉजी है। और वो CEO ही आपका डिफॉल्ट मोड नेटवर्क है। तो जब कोई इंसान साइलोसाइबिन लेता है तो क्या होता है? क्या वो CEO छुट्टी पे चला जाता है? बिल्कुल यही होता है। अच्छा। पिसिलिसाइबिन उस DMN को थोड़ी देर के लिए शांत कर देता है या उसे शट डाउन कर देता है। जैसे CEO छुट्टी पर जाता है, ऑफिस में एक शानदार पार्टी शुरू हो जाती है। वाह। सारे डिपार्टमेंट्स के बीच की दीवारें गिर जाती हैं। जो हिस्से सामान्य तौर पर एक दूसरे से संपर्क नहीं करते, वे अचानक एक साथ मिलकर काम करने लगते हैं। IT वाला HR वाले के साथ खुल के बात कर रहा है। सेल्स वाला सीधा प्रोडक्शन वाले से जुड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल। पूरे दिमाग में न्यूरल कनेक्शंस का एक नया जाल बिछ जाता है। टिक्स लेने के बाद लोगों को आवाजें दिखाई देने लगती हैं और रंग सुनाई देने लगते हैं। 100%। क्योंकि विजुअल कॉर्टेक्स यानी देखने वाला हिस्सा और ऑडिटरी कॉर्टेक्स यानी सुनने वाला हिस्सा, उनके बीच की दीवार गिर चुकी है। वे दोनों सीधे डेटा शेयर कर रहे हैं। वाह। हम सभी के साथ अक्सर ऐसा होता है ना कि कोई एक नकारात्मक विचार हमारे दिमाग में अटक जाता है। बहुत बार। जैसे कोई पुरानी कैसेट प्लेयर में अटक गई हो और हम उसी एक चिंता के बारे में बार बार सोचते रहते हैं। तो क्या ये नई न्यूरल नेटवर्किंग उन पुराने और नकारात्मक सोचने के पैटर्न को, उन लूप्स को भी तोड़ती है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो यही इसका सबसे बड़ा मेडिकल फायदा है। डिप्रेशन या एंजाइटी से जूझ रहे इंसान का DMN बहुत ज्यादा हावी हो जाता है। वो इंसान एक ही नकारात्मक लूप में फंसा रहता है। मैं किसी काम का नहीं हूं, सब कुछ बुरा होगा। साइकेडेलिक्स उस पुराने पैटर्न को, उस दीवार को गिराकर दिमाग को एक तरह से रीबूट कर देते हैं। एक ताजा बर्फ की चादर की तरह, जहां पुरानी लकीरें मिट जाती हैं और नई सोच के रास्ते बनते हैं। अगर दिमाग के इस रीबूट होने से इतने गहरे पैटर्न तोड़े जा सकते हैं, तो इसका सबसे बड़ा असर उन लोगों पर होना चाहिए जो अपने जीवन के सबसे अंधकारमय दौर से गुजर रहे हैं। बिल्कुल। जैसे मौत का डर या कोई भयंकर लत। किताब में न्यूयॉर्क सिटी हॉस्पिटल के क्लिनिकल ट्रायल्स का जो जिक्र है ना, वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हाँ, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के ट्रायल्स खास तौर पर उन मरीजों के लिए थे जो टर्मिनल कैंसर से जूझ रहे थे और मौत के करीब थे। रिसर्चर्स जानते थे कि क्लिनिकल माहौल मरीजों को डरा सकता है, इसलिए उन्होंने अस्पताल के कमरों को एक आरामदायक लिविंग रूम में बदल दिया। कमरे में सोफे थे, कलाकृतियां थीं और हल्का संगीत बज रहा था। वही सेट और सेटिंग वाला कॉन्सेप्ट, ताकि मरीज सुरक्षित महसूस कर सके। एकदम सही। उस ट्रायल में पैट्रिक मेट्स नाम के एक 53 साल के मरीज की कहानी है, जिसे पढ़ना बहुत भावुक कर देता है। हाँ, पैट्रिक की कहानी बहुत पावरफुल है। पैट्रिक को बाइल डक्ट का कैंसर था जो उनके फेफड़ों तक फैल चुका था। उनकी मौत तय थी और वे बहुत डरे हुए थे। उन्होंने उस अस्पताल की साइलोसिबिन ट्रायल स्टडी में हिस्सा लिया और उस सेशन के दौरान उन्हें लगा जैसे वे अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे हों। उन्हें अपनी मृत भाभी दिखाई दी, उन्हें मिशेल ओबामा जैसी आकृतियां दिखीं, लेकिन इन सबसे बड़ी बात, उन्हें जन्म और मृत्यु का वो अनंत चक्र समझ आ गया। और पैट्रिक के लिए वो अनुभव इतना शक्तिशाली था कि वे सेशन के दौरान फूट फूट कर रोए, उनकी सांसें भारी हो गई थी। हाँ, मैंने पढ़ा कि मॉनिटर करने वाले गाइड एक पल के लिए घबरा गए थे कि कहीं उन्हें दवा रोकनी तो नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। लेकिन जब वो सेशन खत्म हुआ ना, तो पैट्रिक की एंजाइटी और डिप्रेशन में 80% की कमी आ चुकी थी। मौत का डर पूरी तरह से जा चुका था। उन्होंने अपने बाकी बचे हुए दिन बहुत ही शांति और खुशी के साथ अपने परिवार के साथ बिताए। माइकल पोलन ने इस अनुभव की तुलना अंतरिक्ष यात्रियों से की है। हाँ, वो ओवरव्यू इफेक्ट। हाँ, अपोलो 14 के अंतरिक्ष यात्री एडगर मिशेल ने जब अंतरिक्ष से हमारी छोटी सी नीली पृथ्वी को देखा था, तो उन्होंने एक बहुत ही गहरे
आध्यात्मिक जुड़ाव का अनुभव किया था, जिसे उन्होंने सविकल्प समाधि कहा था। सविकल्प समाधि योग और भारतीय दर्शन का एक शब्द है, जिसका मतलब है चेतना की वो अवस्था जहां इंसान खुद को इस अनंत ब्रह्मांड का अटूट हिस्सा महसूस करता है। उसकी अपनी अलग पहचान या मैं पूरी तरह मिट जाता है। एडगर मिशेल ने अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखकर ठीक यही महसूस किया था कि ब्रह्मांड की हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लेकिन वेट ए सेकेंड, यहाँ मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। क्यों? एक अंतरिक्ष यात्री लाखों मील दूर अंतरिक्ष में जाता है, अपनी जान जोखिम में डालता है, तब उसे चांद से वो असीम नज़ारा और वो एहसास होता है। क्या वाकई लैब में बनी एक दवा या जंगल में उगने वाला एक मशरूम इंसान के दिमाग में बैठकर उसे वो उतना ही गहरा और असली अनुभव दे सकता है? क्या ये सिर्फ दिमाग का कोई केमिकल भ्रम नहीं है? देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और वैज्ञानिक भी शुरुआत में यही सोचते थे। लेकिन आपको ये समझना होगा कि दवा खुद वो अनुभव या वो नज़ारा नहीं है। तो फिर क्या है? दवा सिर्फ एक चाबी है जो दिमाग के एक बंद दरवाजे को खोलती है। वो संविकल्प समाधि का अनुभव, वो ब्रह्मांड से जुड़ाव महसूस करने की क्षमता, वो हमारे दिमाग के हार्डवेयर में पहले से मौजूद है। अच्छा, वो अंदर ही है। बिल्कुल। बस हमारा ईगो या हमारा डीएमएन उसे दबा कर रखता है। जब वो चाबी दरवाजा खोलती है तो जो भावना महसूस होती है ना, वो पूरी तरह से असली होती है। और जब कोई इंसान खुद को इतने विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा लेकिन अहम हिस्सा महसूस करता है, तो मौत का डर या सिगरेट जैसी छोटी लत बहुत मामूली लगने लगती है। सिगरेट की लत की बात करें तो इसका डेटा भी बहुत बहुत प्रभावशाली है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में 2009 में मैथ्यू जॉनसन नाम के रिसर्चर ने एक स्टडी की थी। हाँ, एडिक्शन वाली स्टडी। उन्होंने 15 लोगों को जो सालों से चेन स्मोकर थे, स्मोकिंग छोड़ने के लिए सिलोसिबिन दी और नतीजे हैरान करने वाले थे। 1 साल बाद 67% लोगों ने पूरी तरह से सिगरेट छोड़ दी थी। अगर आप इसे बाजार में मौजूद निकोटीन पैच या दूसरे प्रोग्राम से तुलना करें तो उनकी सफलता दर 20-30% से ज्यादा नहीं होती। और उस स्टडी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये था कि जिन लोगों को सेशन के दौरान सबसे गहरे आध्यात्मिक अनुभव हुए थे, यानी जिन्हें ईगो डेथ का एहसास हुआ था, हाँ, उनके सिगरेट छोड़ने के नतीजे सबसे अच्छे आए। ये साबित करता है कि सिलोसाइबिन केवल कोई केमिकल रिएक्शन करके लत नहीं छुड़ाता, बल्कि ये इंसान के जीवन देखने के दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल देता है। जब इंसान के अंदर का खालीपन भर जाता है तो उसे उस खालीपन को धुएं से भरने की जरूरत नहीं पड़ती। वाओ! तो इस पूरी गहन चर्चा को अगर हम समेटें तो माइकल पॉलन की ये खोज हमें एक बहुत ही साफ संदेश देती है। साइकेडेलिक दवाएं महज पार्टियों में इस्तेमाल होने वाले नशे का साधन नहीं है। बिल्कुल नहीं। जैसा कि 60 के दशक से हमें बताया गया, सही एक्सपर्ट की देखरेख और सही माहौल में ये दवाएं हमारे दिमाग के उस सख्त सीईओ को थोड़ी देर के लिए सुला देती हैं। ये हमारे दिमाग की उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने, डिप्रेशन के अनथीन लूप्स को तोड़ने और जीवन को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने का एक बेहतरीन टूल बन सकती हैं। इसमें कोई शक नहीं है। ये रिसर्च हमें विनम्र बनाती है और ये दिखाती है कि हमारा दिमाग कितनी असीम संभावनाओं से भरा है, जिन्हें हमने अभी तक पूरी तरह समझा ही नहीं है। वाकई इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। बिल्कुल। हमने इस पूरी बातचीत में देखा कि कैसे सिर्फ एक मशरूम की डोज हमारे ईगो को, हमारे उस डिफॉल्ट नेटवर्क को शट डाउन करके हमें ब्रह्मांड की एक असीम और जुड़ी हुई असलियत दिखा सकती है जहाँ कोई डर नहीं है। तो जरा सोचिए, जिसे हम अपना सामान्य या नॉर्मल दिमाग कहते हैं, जो हर चीज से डरता है, जो हमें सबसे अलग महसूस कराता है, क्या वो वाकई दुनिया की सच्ची तस्वीर देख रहा है, या फिर हमारी रोजमर्रा की ये चेतना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा भ्रम है, एक हैलुसिनेशन है जो विकासवाद ने सिर्फ हमें जिंदा रखने, खतरे से भागने और सुबह उठकर काम पर जाने के लिए डिजाइन किया है। असली वास्तविकता क्या है? वो जो हम रोज अपनी भागदौड़ में देखते हैं, या वो जो ये साइकेडेलिक चाबी हमें एक पल के लिए दिखाती है? बहुत ही गहरा सवाल है ये। इस पर जरूर सोचिएगा। इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी जिज्ञासा बनाए रखिए और सीखते रहिए।